Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 2nd of Geography class 9th और चैप्टर नेम इस भारत का भौतिक स्वरूप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान, यानी भारत के जो उत्तरी मैदान है आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तरी मैदानों का जो निर्माण है वो 3 नदियों के द्वारा हुआ है। 3 नदियां कौन कौन सी? 3 नदियां जो अपने साथ जलोढ़ों को बहा कर लाती हैं और इन मैदानों में जमा करती हैं। 3 नदियों द्वारा, जिससे क्या हुआ, ये मैदान बने। कौन कौन सी 3 नदियां? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों मुख्य बड़ी, पावन और पवित्र नदियां हैं, लंबी नदियां हैं तीनों हमारे देश की। और इन 3 नदियों के द्वारा, इनकी सहायक नदियों के द्वारा भारत में उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। जो ये नदियां अपने साथ जलोढ़, यानी जलोढ़ जिस मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा हो, इस तरह की मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती हैं, जिसे जलोढ़ कहा जाता है, और उन्हें जिन मैदानों में बिछा देती हैं उसे कहते हैं हम उत्तरी मैदान। राजस्थान से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक ये मैदान फैले हुए हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी तक करीबन 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मैदान बने हुए। अब देखिए इनका कितना ज्यादा एरिया हो गया। उसके बाद हिमालय के दक्षिण में, हिमालय पर्वत भारत के दक्षिण में नहीं, आपने नोट करना है, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय जहाँ है उसके दक्षिण में, और जो पठार है उसके उत्तर में, पठारों के उत्तर में ये साथ साथ फैले हुए हैं। ठीक है, इन मैदानों की जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो 2400 किलोमीटर लंबाई है। देखिए इनकी सबकी मैं लिखवा देती हूँ। उत्तरी मैदानों की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो है समुद्र तल से, ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से मापते हैं ऊंचाई को, ये 200 मीटर के लगभग है, 200 मीटर के आसपास है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इनकी जो ये उत्तरी मैदान है, जब नदियां पहाड़ों से आती हैं तो ये अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद, गाद का मतलब होता है गारा, कीचड़, कंकड़, पत्थर और जलोढ़ जैसी निक्षेप अपने साथ लाती हैं। और धीरे धीरे जब ये नदियां इस तरह से बहती हैं तो जब ये मोड़ वाली कहीं पर भी ढलान आती है तो वहां पर ये इनकी 4 नदियों की मंदी हो जाती है, जिसकी वजह से मंदी जगह पर, ढाल वाली जगह पर ये निक्षेप जमा हो जाते हैं और ये नदियां आगे बढ़ती चली जाती हैं। इस कारण जहां पर भी निक्षेप रुकते हैं, जमा होते हैं, वहीं उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। ये समतल मैदान होते हैं, इसलिए यहाँ पर गहरी मात्रा में सघन जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि समतल और सपाट मैदानों में भूमि भी उपजाऊ मिलेगी। उपजाऊ किस कारण से? देखो, ये जलोढ़ों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है और ये मिट्टी अपने साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व बहा कर लाती है। उसके बाद इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर भारी मात्रा में उत्पादन होता है फसलों का। समतल और सपाट मैदान होने के कारण यहाँ पर मकान बन सकते हैं अच्छी तरह से, किसी भी संस्था का, किसी भी इमारत का निर्माण हो सकता है, कृषि अच्छी हो सकती है, और यहाँ पर रेलवे के जाल अच्छी तरह से बिछ सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं। यानी एक समतल जगह का और एक ऊबड़ खाबड़ जगह के हिसाब से देखा जाए तो जो मैदान होते हैं उत्तरी मैदान, एक समतल जगह के रूप में काउंट होते हैं और ये बहुत अच्छी हमारे प्लेन मैदान होते हैं जिन पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक भूमि है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को पर्याप्त कमाई के साधन हो सकते हैं, कृषि अच्छी हो सकती है। इस तरह से ये मैदान जो भी है ये बहुत
हमारे लिए एक प्रकृति की देन है। देखिए, एक होता है जल विभाजक। अंबाला का जो शहर है इसे जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंबाला की भूमि जो है वो समतल मैदानों की अपेक्षा कुछ थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। जैसे समतल मैदान भी हो गई और वो थोड़ी सी जमीन ऊपर उठी हुई है, जिससे पानी विभाजक हो जाता है, विभाजित हो जाता है और आधा पानी गंगा और सतलुज के बीच, आधा पानी गंगा की तरफ, आधा सतलुज की तरफ चला जाता है, जिससे अंबाला शहर जो है वो जल विभाजक के रूप में माना जाता है कि इसने जल को बांट दिया दो भागों में, गंगा और सतलुज में। पूर्व की तरफ जो नदियां बहेंगी, ये पूर्व दिशा होती है, ये जो नदियां बहेंगी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो पश्चिम की तरफ नदियां बहेंगी ये गिरेंगी अरब सागर में। जब पानी की ढाल कम हो जाती है निचले भागों में, तो वहां पर नदी द्वीप बनते हैं, गाद भी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर धीरे धीरे, और वहीं से नदियां अलग अलग भागों में बंटकर कई तरीका में, कई सहायक नदियां होती है जिन मुख्य नदियों में मिलकर इसकी पानी की मात्रा को बढ़ा देती है। इस तरह से कई नदियों में जब धाराएं बढ़ जाती हैं समुद्र में गिरने से पहले, तो उसे वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिका यानी नदियों का अलग अलग कई धाराओं में बंट जाना। मोटे तौर पर हम इन उत्तरी मैदानों को 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है कौन सा मैदान? उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान जिसे हम पंजाब के मैदान के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी मैदानों को हमने बांटा पंजाब मैदान में। किसमें? पहले पंजाब मैदान, ठीक है। उसके पश्चात हमने पंजाब जो मैदान है ये है सिंधु नदी से लेकर जो भी इसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? सिंधु की सहायक नदियां है सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, ये इसकी सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिसके कारण ये नदियां एक सिंधु नदी का एक जो बड़ा हिस्सा है ये पाकिस्तान में स्थित है। हमारे इस देश से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ अपनी सहायक नदियों के साथ सिंधु नदी पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, जिससे इसको पंजाब से ये निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है। इसलिए इसको हमने कौन सा नाम दिया है? पंजाब का मैदान, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा का मैदान। इन मैदानों को हमने वितरण की दृष्टि से कई भागों में बांटा है। गंगा का मैदान ये घग्गर तथा तीस्ता नदियां जो हैं उसके बीच का मैदान है। इसमें अपना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी हम असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन कौन से मैदान हो गए? 3, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तो थे, हमने उत्तरी मैदान को किस हिसाब से बांटा? भौतिक हिसाब से। अब मोटे तौर पर जो बांटे गए हैं वो 3 भागों में। अब आकृतिक विभिन्नता के आधार पर यानी आकृतियों के हिसाब से हमने मैदानों को 4 भागों में बांटा। पहला भाबर। भाबर कौन सा? शिवालिक की जो ढाल है, जैसे पर्वत आते हैं, ये हिमालय पर्वत का पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये ऊंची हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। तो ये जो शिवालिक की ढाल है इसके साथ साथ 8 से 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी जाती है उसको कहते हैं भाबर। सारी नदियां इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और कुछ समय के बाद ये दक्षिण में फिर से जाकर दिखाई देने लगती हैं। इसकी मिट्टी की जो ये सतह है ये कंकड़ पत्थरों से भरी हुई है। कौन सी? भाबर। इसलिए इसे शिवालिक के 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी का दायरा तय किया गया है। कुछ समय के पश्चात ये भाबर जो मैदान है इनमें नदियां जो बहती हुई कुछ समय तो दिखाई देती हैं और फिर ये कुछ समय के लिए छुप जाती है, विलुप्त हो जाती है, फिर ये जाकर दक्षिण में दोबारा से दिखाई देती हैं। इसी तरह से तराई है। पहला आकृति के हिसाब से हमने बांटा इसको 4 भागों में, आकृति के हिसाब से 4 भागों में। पहला कौन सा? भाबर, ठीक है। दूसरा है तराई,
तराई जो है ये नम तथा दलदली जमीन है। भाबर के निचले वाला हिस्सा है, ये भाबर से लगा हुआ क्षेत्र है। सबसे पहले भाबर, फिर तराई। यहाँ पर गहरी वनस्पति है, घने वन है। और जब पाकिस्तान से जब लोग यहाँ आए भारत में तो उनकी कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को उपजाया गया, यहाँ इस क्षेत्र को यूज में लाया गया। इसलिए यहाँ पर अभी भी गहरी वनस्पति और घने वन है। उसके बाद आती है बांगर और ये आपकी खादर, पुराना और नवीन जलोढ़, जिसको आपको मैंने अब पहले भी करवाया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ है, पुरानी मृदा जहाँ पर आती है बहकर, उसको कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों की मात्रा ज्यादा होती है, यह ज्यादा उपजाऊ नहीं है, कम उपजाऊ है ये। और नदी की ऊपरी धारा में ऊपर की तरफ ये साथ साथ मिलती है। और उत्तरी मैदानों में जो इसकी आकृति है वो वेदिकाओं जैसे कि हवन वेदी होती है उस तरह की ये दिखाई देती है। उसके बाद खादर है, खादर नवीन जलोढ़ है, दोनों में अंतर है। जो बांगर है वो पुराना जलोढ़, जो खादर है वो नया जलोढ़। बांगर कम उपजाऊ और ये खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। ये वनस्पति भी यहाँ पर ज्यादा होती है। और ये मैदानों के निचले स्तर पर जहाँ पर बाढ़ आती है वहां पर, जैसे नदियां अब यहाँ गिरती हैं तो यहाँ पर जहाँ बाढ़ आएगी उन मैदानों में ये मिलती है बांगर मृदा, ये खादर। हर साल जब बाढ़ आती है इससे नए मैदान निर्मित होते हैं, जिस कारण ये मृदा उपजाऊ होती चली जाती है। क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी अपने साथ पोषक तत्वों को बहाकर लाएगी, निक्षेपों को लाएगी, जहां पर मंदी ढाल होगी वहीं पर उनको जमा करती हुई आगे निकल जाएगी। तो जिसकी वजह से ये मैदान हर साल नए बनते हैं। नए बनने के कारण ये अपने साथ जितनी भी उर्वरा शक्ति है उसको मजबूती से बनाए रखते हैं, छीन नहीं होने देते। इसकी वजह से ये क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है। कौन सा? नवीन जलोढ़, जिसे हम कहते हैं खादर। इस प्रकार आज हमने उत्तरी मैदानों का वर्णन किया। उत्तरी मैदानों के मोटे तौर पर कितने भाग हैं? पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसको हमने आकृति के हिसाब से, यानी मैदानों को आकृति आकार के हिसाब से बांटा 4 भागों में, भाबर, तराई, खादर और बांगर। इस तरह से आज हमारा उत्तरी मैदानों वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उत्तरी मैदानों के लाभ क्या है? एक तो ये सपाट जगह है, समतल है, यहाँ पर हम मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, कोई भवन बना सकते हैं, किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य यहाँ पर इजीली रह सकता है। प्लेन मैदानों में अच्छी तरह से कृषि हो सकती है, क्योंकि जलोढ़ों के कारण उसे पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मृदा मिलती है, पानी मिलता है और इससे धान की, गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। मोटे तौर पर जो ये क्षेत्र है उत्तरी मैदान, हमारे देश के सबसे ज्यादा उर्वरक उपजाऊ मैदान है। नेटवर्क सघन, जैसे रेलवे का, सड़कों का, संचार का, परिवहन के सारे साधन यहाँ पर मिल सकते हैं। लोगों को विभिन्न प्रकार की आजीविका कमाने के यहाँ स्रोत प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये उत्तरी मैदान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकतर जनता जो हमारे देश की है वो इन्हीं मैदानी एरिया में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस प्रकार आज का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके मैं भेज दूंगी। आपने उनको लिखते हुए अपने काम को कंप्लीट करना है और साथ में लर्निंग का वर्क भी करते रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।